नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 20 फरवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर ये है कि रेल भवन नॉर्थ ब्लॉक इस पार आफ्टर बजट मर्जर, यानी कि रेल भवन और नॉर्थ ब्लॉक के बीच बजट विलय को लेकर के अब एक छोटा सा झगड़ा हो गया है। तो सबसे पहले बता दूं कि रेल भवन वह स्थान है जहां से पूरा रेलवे मंत्रालय चलाया जाता है और नॉर्थ ब्लॉक वो स्थान है जहां से वित्त मंत्रालय चलाया जाता है। तो आपको ये पता ही होगा कि जब से मर्जर हो गया है रेल बजट का सामान्य बजट में, यानी कि जब से रेल बजट सामान्य बजट में विलीन हो गया है, तब से एक छोटी समस्या ये आ गई है कि वित्त मंत्रालय ये कह रहा है कि जो कुछ भी रेलवे अपनी आय प्राप्त करता है उन सभी पीएसयू से, उन 14 पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से जहां पर रेल के सारे उपकरण इत्यादि बनाए जाते हैं, उनका पैसा वित्त मंत्रालय के पास जाना चाहिए, जबकि रेल विभाग इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो ये कहना था कि रेल मंत्रालय के कई सारे जो अधिकारी हैं उनका ये कहना था कि चूंकि बजट का विलय ही इस आधार पे किया गया था कि जो रेलवे की कार्य करने की प्रणाली और वित्तीय स्वायत्तता है तो वो बरकरार रखी जाएगी, उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि अब ये देखा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ये चाहता है कि अगर वो रेल विभाग को अपने तरीके से चलाना चाहता है, अगर वो उसको अपने तरीके से बजट प्रदान कर रहा है, अपने अकाउंट से बजट प्रदान कर रहा है, तो रेलवे अपनी तरफ से जो कमाता है पीएसयू में वो वित्त मंत्रालय के अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि रेलवे के अकाउंट में, ताकि उसका जो उपयोग है तो वित्त मंत्रालय अपने अनुसार कर सके। जबकि रेल मंत्रालय को ये बात पसंद नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा भी हुआ है कि जो रेल भवन के कई सारे अधिकारी हैं तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है और उन्होंने ये कहा है कि रेलवे के बजट को अलग से रखने के प्रस्ताव को इसीलिए समाप्त किया गया था ताकि वहाँ पर रेलवे की ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता बनी रहे। अर्थात ये शर्त थी कि जो रेलवे की अपनी वित्तीय स्वायत्तता होगी तो वो अपने स्तर पे बनी रहेगी, यानी कि जो रेलवे से संबंधित पीएसयूज़ हैं तो उनमें रेलवे का ही पूरा अधिकार होगा। तो उनका ये कहना है कि इससे क्या होगा कि 850 करोड़ रुपए का जो उन्हें रेवेन्यू प्राप्त होता था रेलवे को, तो वो उन्हें नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो जिसकी वजह से उनकी वित्तीय स्वायत्तता जो है तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे एक दो महत्वपूर्ण शब्द आ रहे हैं, तो पहले उनको समझाता हूँ। यहाँ पर ये कहना था वित्त मंत्रालय का कि हम प्रतिवर्ष क्या करते हैं, रेल मंत्रालय को कैपिटल एट चार्ज देते हैं। तो दोस्तों, ये कैपिटल एट चार्ज क्या होता है? ये एक प्रकार का ऐसा लोन होता है जो कि वित्त मंत्रालय हर वर्ष रेलवे मंत्रालय को देता था। किस लिए? क्योंकि रेलवे मंत्रालय तो अक्सर आप जानते हैं घाटे पे रहता था, तो उसको एक लोन देता था। लेकिन चूंकि ये ऐसा लोन होता है जिसकी सीमा अनंत काल की होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं परपेचुइटी लोन, यानी कि इसकी जो सीमा है तो तय नहीं रहता कि 1 साल में चुकाएंगे, 2 साल में चुकाएंगे, 5 साल में चुकाएंगे, यानी कि जब आपके पास हो तब आप चुकाइए। तो यानी कि एक तरीके से ये दान दक्षिणा वाला कार्य ही होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं परपेचुइटी लोन, यानी कि इसकी जो अवधि होती है लोन को चुकाने की तो एक प्रकार से अनंत काल की होती है। तो है क्या कि ये कहा गया था वित्त मंत्रालय की तरफ से कि अगर रेल बजट का विलय हो जाता है सामान्य बजट में, तो ऐसी स्थिति में कैपिटल एट चार्ज देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अब दोनों के जो अकाउंट है, दोनों के जो खाते हैं, यानी कि वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय के, वो तो एक ही खाते हो गए। तो ऐसा तो है नहीं कि वित्त मंत्रालय स्वयं को ही अब लोन देगा, क्योंकि अब रेल मंत्रालय का भी जो खाता है तो वो तो उसी के खाते में जुड़ गया है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा था कि हम जो कैपिटल एट चार्ज है तो उसको समाप्त करेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि जो रेल मंत्रालय के पास पीएसयूज़ हैं तो उनसे जो कुछ भी अर्निंग होगी, कमाई होगी, जो लाभांश होगा, तो उसको भी क्या किया जाएगा कि जनरल रेवेन्यूज़ यानी कि जो सामान्य राजस्व है तो उसमें डाल दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि रेलवे को कितना पैसा देना चाहिए उसमें सहूलियत आएगी, किसको? वित्त मंत्रालय को। लेकिन क्या है दोस्तों कि आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी संस्थान की या किसी भी विभाग की अगर वित्तीय स्वायत्तता छीन ली जाए तो दरअसल पे उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसके हाथ से चली जाती है। तो अगर रेलवे के हाथ से ये ताकत जा रही है तो जाहिर तौर पे वहाँ पे जो अधिकारी, सोचिए 20-25 साल से लगातार इस चीज़ को अपने कंट्रोल में रख रहे थे, तो उनको जाहिर तौर पे खुशी नहीं होगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ है। देखते हैं आगे चल के इसमें क्या होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे दाईं ओर आपको एक खबर दिख रही होगी कि नागालैंड सीएम क्विट्स आफ्टर स्टेर, यानी कि बवाल को लेकर के नागालैंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री थे TR ज़िलियांग, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी आपको पता है कि लगातार इस बात को लेकर के आंदोलन हो रहा है कि महिलाओं को वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के संस्थान है, जैसे जो पंचायती राज के संस्थान है, वहाँ पर 33% का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो आपको पता है कि जो हमारे इलाके हैं, यानी कि भारत की मुख्य भूमि के इलाके हैं, तो वहाँ पे तो सभी राज्यों में इनको 33% का महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है पंचायती राज स्तर पर, ठीक। लेकिन क्या है दोस्तों कि नागालैंड इत्यादि जो इलाके हैं, तो ये धारा 371 के तहत इनको कई स्थानों पे विशेष दर्जे प्राप्त हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर जो पंचायतें हैं, वहाँ पर कई सारे ऐसे प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे अभी जो था, तो ऐसी बात चली कि 33% का आरक्षण दिया जाना चाहिए महिलाओं को, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो अब है क्या दोस्तों कि अब जब वहाँ पे इतना सारा बवाल हो गया, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सोचा कि अब उनके लिए शायद संभव नहीं होगा मुख्यमंत्री बने रह पाना, तो उन्होंने क्या किया, इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब आज नए मुख्यमंत्री का शायद चुनाव हो गया हो, और ऐसा कहा जा रहा था कि जो निफियू रियो हैं, जो कि नागालैंड के एकमात्र MP यानी सांसद हैं, तो हो सकता है कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाएं। तो देखिए क्या होता है, कल पता चलेगा। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि नेवी ऑनर्स तारा तारिणी हिल श्राइन बाय नेमिंग सेल बोट, यानी कि भारतीय नौसेना ने अपनी एक सेल बोट अर्थात नौका का नाम तारा तारिणी रख करके वहां पर स्थित एक श्राइन अर्थात धर्म स्थल का सम्मान किया है। तो दोस्तों उड़ीसा में गंजम जिला है, तो वहीं पर क्या है, एक स्थान है, उसका नाम है तारा तारिणी। और जो तारा तारिणी स्थान है, तो एक प्रकार का धार्मिक स्थल है वहाँ का। तो दोस्तों ये नौका है जिसका कि नाम INSV तारिणी है, तो इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ये भारत की पहली ऑल वीमेन क्रू, यानी कि ऐसी नौका है जिसकी कि जो चालक दल के सभी सदस्य हैं, अर्थात जो क्रू पूरा का पूरा है वो महिलाओं का है, यानी कि इसमें पुरुष नहीं है। आमतौर पे जो चालक दल होता है तो ज़्यादातर उसमें पुरुष ही होते हैं, ठीक। तो ये पहली ऐसी नौका है भारतीय नौसेना की जिसमें कि पुरुष नहीं है। तो दोस्तों तारिणी शब्द का क्या मतलब होता है, तो आपने सुना होगा कि फला मेरे तारणहार हैं इत्यादि इत्यादि, लोग अपने इष्ट भगवान को तारणहार इत्यादि कहते हैं। तो तारणहार का मतलब होता है जो आपकी नौका पार लगाए, ठीक। तो जो आपका रक्षक होता है या कि जो आपकी नौका इत्यादि होती है, तो उसको तारिणी बोलते हैं, ठीक। तो ये हो सकता है कि आ जाए। तो महत्वपूर्ण इतना ही था आपके लिए जानना कि ये भारत की किस प्रकार की पहली संपूर्ण महिला दल चालक युक्त नौका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों डिकमीशन फरक्का बैराज बिहार गवर्नमेंट, यानी कि बिहार की सरकार ने कहा है कि जो फरक्का बैराज है तो उसको हटाया जाए, यानी कि उसको अब तोड़ा जाए। तो दोस्तों ये क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री का ये मानना है, और बिहार में कई सारे लोगों का भी ये मानना है जो एक्सपर्ट्स हैं, कि फरक्का बैराज की वजह से ही बिहार में भयंकर बाढ़ें आ रही हैं। तो आपने देखा कि 2016 में कितनी खतरनाक बाढ़ें आई थी बिहार में, ठीक। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या बिहार में बाढ़ इसलिए आ रही है क्योंकि बारिश पहले से ज़्यादा होने लगी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिहार में बाढ़ इसलिए आ रही है क्योंकि बारिश पहले से ज़्यादा होती है, ठीक। लगभग बारिश जो है तो पहले की ही जितनी होती है, लेकिन जो पानी है ना वो अब नदियों में इस प्रकार से नहीं समा पाता है कि वो पूरी तरीके से उन्हीं के माध्यम से प्रवाहित हो सके। वजह क्या दोस्तों कि बंगाल में आपको पता है कि एक फरक्का बैराज बनाया गया है। अब फरक्का बैराज बनाने की वजह से जो सिल्ट यानी गाद होती है, जो कि पहले गंगा नदी की सारी गाद बहते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती थी, वो बंगाल की खाड़ी में ना पहुंच करके फरक्का बैराज में रुक जाती है। अब फरक्का बैराज के पीछे का जो पूरा का इलाका है, ये पूरे इलाके में बिहार से लेकर के बंगाल तक ये गाद लगातार पिछले 40-45 सालों में जमती गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है दोस्तों कि जो गंगा नदी का जो बेसिन है, यानी कि जो गंगा नदी का घाट है, वो लगातार उथला होता गया है। अर्थात जो पहले गहरा घाट था जिसमें से पहले की बहुत ज़्यादा पानी को अपने में से ले जाने की क्षमता थी, वो घाट लगातार गाद भरने की वजह से उथला हो गया है। और यही वजह है कि पानी की उतनी ही मात्रा जो कि पहले आती थी, तो जब उतनी ही मात्रा अब आती है तो वो पूरी तरीके से नदी से नहीं प्रवाहित हो पाती, क्योंकि नदी तो उथली हो गई है। तो वो पूरी की पूरी जो पानी की मात्रा है तो नदी में ना समा पाने की वजह से मैदानों में फैल जाती है। तो यही वजह है कि जो बिहार का मुख्य मैदानी हिस्सा है नदी के आसपास का, वो सारा का सारा पानी में डूब जाता है, क्योंकि उस पानी को अब नदी के द्वारा
समंदर तक पहुंचाने का जो एक रास्ता था वो एक जाम हो चुका है। क्यों? क्योंकि फरक्का बराज की वजह से वो पूरा का पूरा इलाका उथला हो गया है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि अगर कोई भी पुराना तालाब वगैरह हो तो अगर वो गहरा होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है बारिश का, लेकिन जब वो धीरे धीरे उसमें कचड़ा गाद इत्यादि भरते जाने की वजह से जब वो उथला हो जाता है तो बहुत पानी फिर उसमें नहीं समा पाता, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है तो आप देखेंगे कि उसकी मेड़ों के ऊपर से होकर पानी बहने लगता है। तो दोस्तों जब आप भूगोल में इस चीज़ को बड़े पैमाने पर लागू करेंगे इसी छोटे से नियम को, तो आप बिल्कुल वही पाएंगे जो कि फरक्का बराज की वजह से हो रहा है। ठीक, तो ये बात तो काफ़ी हद तक दोस्तों सही है कि फरक्का बराज की वजह से ये बाढ़ों की समस्या उत्पन्न हुई है बिहार में। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये है कि फरक्का बराज को हटा देने से जो हमारे कलकत्ता का पोर्ट यानी बंदरगाह है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कलकत्ता है तो दरअसल पे वो कैसा है, वो समंदर के किनारे उपस्थित नहीं है, वो तो अंदर की ओर है। लेकिन चूंकि हुगली नदी जो है तो वो क्या है, कलकत्ता से होकर के बहती है, और जो उसमें से हुगली नदी से होकर के जो जहाज़ हैं तो वही हुगली नदी और समंदर बंगाल की खाड़ी की ओर आपस में मतलब इधर उधर जा कर के यात्रा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हुगली नदी में जो पानी है तो वो कहाँ से प्राप्त होता है कि वो नौवहनी बना रहे, वो फरक्का बराज से प्राप्त होता है। यानी कि हुगली नदी में पूरे वर्ष इतना ज़्यादा पानी नहीं रहता है कि उसमें बड़े बड़े जहाज़ निकल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि जो फरक्का बराज होता है तो उसका पानी जो है तो इधर हुगली में ट्रांसफ़र कर देने से इतना पानी की मात्रा हो जाती है कि जिससे कि वहाँ पर पहली बार नौवहन वो इलाका बना रहता है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो कलकत्ता का जो पोर्ट है वहाँ का भी जो हुगली का इलाका है तो वहाँ पे भी लगातार जो पुरानी गाद जमती जाती है ना हुगली इत्यादि की, तो वो हुगली में इतना प्रवाह नहीं है कि उसके प्रवाह से बहेगी, और अगर गाद बहुत ज़्यादा भर जाएगी तो जहाज़ जो हैं तो उनको तो गहरा पानी चाहिए, तो वो वहाँ पे आकर के फंस जाएंगे। तो इस वजह से क्या है दोस्तों कि फरक्का बराज में काफ़ी पानी होता है तो इसको काफ़ी तेज़ धार से छोड़ा जाता है। तो जो कलकत्ता पोर्ट में गाद जमी हुई है ना तो काफ़ी तेज़ धार से पानी छोड़ने से वो सारी की सारी गाद जो है तो बह के फिर से कहाँ पहुँच जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इस वजह से जो फरक्का बराज है तो उसको ना तो पानी कमी होती ना वहाँ गाद जमने पाती। तो अगर ये फरक्का बराज तोड़ दिया गया तो जो हमारे कलकत्ता का पोर्ट है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट मीट्स स्टैंट मेकर्स टू इंश्योर अ स्टेडी सप्लाई, यानी कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है तो वो स्टंट निर्माताओं से मिली है ताकि उसकी सतत सप्लाई, सतत आपूर्ति बनी रहे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि स्टंट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार की ऐसी जाली होती है जो कि बिल्कुल पतली होती है, और इसको क्या करते हैं कि जहाँ पर हमारे शरीर की धमनियाँ ब्लॉक होती हैं ना, जो कि आपने सुना होगा कि हृदय की धमनी ब्लॉक हो गई इत्यादि ब्लॉक हो गई, तो जहाँ पे ब्लॉकेज होता है ना हमारे शरीर में, अर्थात जहाँ से रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम गया या कोई और प्रकार का पदार्थ जम गया है, तो उन पदार्थ जो जहाँ पे वो पदार्थ जमे रहते हैं तो वहाँ पर इनको क्या किया जाता है, इन छोटी छोटी जालियों को डाल करके इनको खोल दिया जाता है। और जब इनको वहाँ पर खोल दिया जाता है ना तो ये वहाँ पे जा करके उस पूरी की पूरी नस को काफ़ी ज़्यादा चौड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से रक्त का प्रवाह उस नस में से बहुत आसानी से फिर से होने लगता है। तो आप जा करके देखेंगे कि हाउ स्टेंट वर्क्स, ऐसा करके आप यूट्यूब में देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझाएगा कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो आपको शायद नहीं पता होगा कि ये जो स्टेंट होता है ना तो ये तो बस एक छोटी सी जाली होती है, और इसको बनाने में कितने का खर्चा आता है, 1500 से ज़्यादा का नहीं आता। ठीक, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक साधारण सी ये जाली कितने में, ये 45 से 50 हज़ार रुपये में बेची जाती थी। यानी कि जिन व्यक्तियों को हृदय संबंधी बीमारी होती थी, ब्लॉकेज इत्यादि की, तो उनका ब्लॉकेज इत्यादि इसके माध्यम से खोलने के लिए आप सोचिए कि डॉक्टर लोग इस छोटी सी एक डिवाइस का, जिसकी कि 1500 से ज़्यादा कीमत नहीं होती है बनाने की, वो 45 से 50 हज़ार रुपये लेते थे। तो सरकार ने अब ये कहा है कि आप इस तरीके से लूट नहीं मचा सकते हैं, और सरकार ने जो था इसकी कीमतों को कम करके कितना कर दिया, कहा है कि इसकी अधिकतम कीमत अब होगी 7,260 रुपये, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। और दोस्तों होता क्या है कि अगर ये जो जाली आपको दिख रही है इस हाथ में, अगर इसमें एक विशेष प्रकार की दवा लगा दी जाए, ठीक, और उस दवा को लगा करके उसको अंदर डाला जाए, जो कि मतलब ब्लॉकेज खोलने वाली प्रकार की दवा होती है, अगर उसके साथ डाला जाए तो सोचिए उसका तो 1.5 लाख रुपए लिया करते थे डॉक्टर लोग, जबकि सरकार ने ये कहा है कि इसमें ले दे करके 8-10 हज़ार रुपये से खर्चा ही नहीं आता है ज़्यादा, तो आप मैक्सिमम इसके लिए 29,600 रुपये ले सकते हो। यानी कि जिस चीज़ का 50,000 लेते थे उसका 7,260 रुपये, और इसका 1.5 लाख रुपए लेते थे उसका 29,600 रुपये अब अधिकतम लिया जा सकेगा। तो है क्या दोस्तों कि जब इस प्रकार का सरकार ने आदेश सुनाया
तो बहुत से जो इस प्रकार निर्माता थे इसके तो नाराज़ हो गए, और जो बहुत से अस्पताल वाले थे जो कि लूटा करते थे वो भी नाराज़ हो गए। तो ये हुआ कि इन लोगों ने ये सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम इसकी सप्लाई ही रोक देते हैं। तो जब इसकी कमी हो जाएगी, तो होता है ना कि डिमांड सप्लाई का रूल, कि जिस चीज़ की कमी होती है तो उस चीज़ के लिए आदमी ज़्यादा पैसा देने को तैयार होता है। तो उनको ये लगा कि जब कमी हो जाएगी तो वैसे ही पेशेंट क्या करेगा, मरीज़, अब वो तो अपनी जान का जोखिम नहीं लेगा ना, तो वो तो पैसा ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो है क्या दोस्तों कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनइथिकल प्रैक्टिसेस यानी कि अनैतिक कार्य लिखा ही हुआ है, कि इस तरीके के अनैतिक कार्य कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे जो देश के फार्मा सचिव हैं तो उन्होंने चेताया है कि अगर कोई भी इस तरीके का कार्य करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इराक बिगिंस ऑफेंसिव फ्रॉम वेस्ट मोसुल, यानी कि इराक ने पश्चिमी मोसुल पे अधिकार करने के लिए हमला किया है। तो दोस्तों ऑफेंसिव का मतलब होता है हमला करना। तो अब आपको पता होगा कि जो मोसुल था तो ये इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बगदाद के बाद, ठीक। और दरअसल पे इस्लामिक स्टेट का ये मुख्य अड्डा हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक स्टेट वाले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। लेकिन पिछले आपने देखा होगा 1-2 महीने के घटनाक्रमों में कि इस्लामिक स्टेट यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर हुआ है, और अमेरिकी सहायता से जो इराक की सेनाएँ हैं उन्होंने इसके जो ईस्टर्न इलाके थे यानी पूर्वी इलाके थे वहाँ पे तो कब्जा कर लिया, लेकिन जो इसके पश्चिमी इलाके थे वहाँ पे अभी भी इस्लामिक स्टेट के लोग बचे हुए हैं, और इसके अलावा वहाँ पे तकरीबन 6-6.5 लाख लोग भी फंसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उन लोगों को बंधक बना करके इस्लामिक स्टेट वाले उसे अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और दूसरी बात ये है कि जब कोई सरकार अपनी सेना उतारती है तो भले ही आतंकवादियों को मारने के लिए उतारे, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी मानवाधिकार की पाबंदियां होती हैं, अर्थात कि अगर कोई आतंकवादी समर्पण करता है तो उसको नहीं मारा जा सकता इत्यादि। तो जो इराक के प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने ये कहा है कि हम उस बात का ध्यान रखेंगे कि मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, चाहे सामने कोई भी व्यक्ति है। तो ये होता आमतौर पे दोस्तों ये है कि जब इस तरीके के आतंकवादी इत्यादि कभी अगर मिलते हैं सेना वालों को, तो चूंकि इन आतंकवादियों ने भी बहुत से सैनिकों को मारा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उनको पकड़ के उनको मार ही देते हैं। क्यों? एक तरीके से बदला लेने के लिए। लेकिन दोस्तों इसे युद्ध अपराध यानी कि वॉर क्राइम की संज्ञा दी गई है, और इसको मानवाधिकार के खिलाफ माना गया है। तो है क्या दोस्तों कि अब लगभग ऐसा लग रहा है कि इस्लामिक स्टेट के जो पैर हैं वो लगभग मोसुल से उखड़ चुके हैं, और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुश्किल से 1-1.5 महीने में हो सकता है कि इस्लामिक स्टेट मोसुल से बाहर कर दिया जाए। हालांकि फिर भी सीरिया में इसकी स्थिति काफ़ी मजबूत है, और सीरिया में अब ये देखना है कि उसको कैसे समाप्त किया जाएगा, क्योंकि सीरियाई सेना तो इतनी मजबूत है नहीं खुद में कि वो उसको पूरी तरीके से समाप्त कर सके, नंबर 1। नंबर 2 ऐसा भी है कि जो सऊदी अरब है तो वो लगातार वो असद को हटाने के लिए इस्लामिक स्टेट को कहते हैं समर्थन कर रहा है, ठीक। तो ये उस पर आरोप लगता रहा सऊदी अरबिया पे कि उसने इस्लामिक स्टेट का समर्थन किया ताकि वो असद को वहाँ से हटा सकें, क्योंकि असद जो है तो वो एक शिया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस्लामिक स्टेट का मिडिल ईस्ट से समाप्त होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनको बचाने वाले भी बहुत से लोग हैं। तो दोस्तों यहाँ एक खबर छपी हुई है कि इज़राइल, इजिप्ट, जॉर्डन सीक्रेटली टॉक्ड पीस, यानी कि इज़राइल, इजिप्ट और जॉर्डन जो थे तो उन्होंने गुप्त रूप से शांति वार्ताएं की थी। तो दोस्तों है क्या कि बराक ओबामा जी जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इन सारे देशों के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसमें एक सुलह समझौता कराने के लिए इन तीनों देशों के प्रधानमंत्रियों को बुला करके क्या किया था, एक मीटिंग करवाई थी। तो हुआ क्या था, इस मीटिंग में अमेरिका की तरफ से जो थे तो उनके कौन थे, उनके जो विदेश विभाग के प्रमुख थे यानी कि जॉन केरी, वो वहाँ पे आए हुए थे। लेकिन हुआ क्या कि ये जो पूरा का पूरा मामला था सुलझ नहीं पाया था, और ये जो पूरी की पूरी मीटिंग थी एक तरीके से फेल हो गई थी, असफल हो गई थी। तो चूंकि जब मीटिंग ही असफल हो गई तो उसके बारे में जानने कोई ख़ास मतलब नहीं निकलता। लेकिन आप ये जान लें कि बराक ओबामा लगातार इस बात का प्रयास करते रहते थे कि कोई ना कोई जो इज़राइल की समस्या है तो उसका सोल्यूशन निकल आए। यानी कि बराक ओबामा अपनी तरफ से तो 2 स्टेट सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन है क्या कि बेंजामिन नेतन्याहू इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो हो सकता है कि इन्हीं की वजह से वो बात वहाँ पर बिगड़ गई हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगली खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया में मर्ज दिस मंथ, यानी कि वोडाफोन और आइडिया का विलय इस महीने हो सकता है, ठीक। तो हमारे लिए तो किसी काम की खबर नहीं है क्योंकि एक बिजनेस न्यूज़ है ये, लेकिन फिर भी देश की 2 सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां अब मिल करके अब क्या कर रही हैं, मर्जर कर रही हैं, विलय कर रही हैं। और दोस्तों जब ये विलय कर लेंगी तो जो नई कंपनी बनेगी तो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होगी, ठीक, जिसका कि देश के टेलीकॉम इंडस्ट्री में 40% तक हिस्सा होगा। तो अभी तक जो सबसे बड़ी कंपनी है भारतीय एयरटेल,
तो उससे बड़ी कंपनी हो जाएगी ये, जो कि इनके मर्जर के बाद बनेगी। तो देखिए अब आगे चल के क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्म और पेरिश सिंग टू स्टील पीएसयूज, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो स्टील कंपनियां हैं तो उनको स्टील मंत्री, इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा है करो या मरो, यानी परफॉर्म और पेरिश, या तो अच्छे से परफॉर्म करो या कि फिर ख़त्म हो जाओ। तो दोस्तों आपको पता है कि देश में जो सबसे ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बनाने वाली कंपनी है उसका नाम क्या है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, तो है क्या कि सेल को ये कहा है बीरेंद्र सिंह जी ने कि आपके जो तौर तरीके हैं तो काफ़ी पुराने हैं, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं यानी कि स्टील क्षेत्र की जो निजी कंपनियां हैं तो वो आपसे सभी पैमानों पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर कार्य कर रही हैं, जबकि आप लोग काफ़ी पिछड़ा कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने सेल और IRNL दोनों को ये कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय मानक जो हैं, इंटरनेशनल बेंचमार्क्स जो हैं, तो उनसे काफ़ी पीछे चल रहे हैं। ठीक, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आपके जो प्राइवेट काउंटर पार्ट्स हैं यानी कि निजी क्षेत्र की ही जो इस्पात कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र के जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, तो वो सभी क्षमताओं में आपसे ऊपर हैं, यानी कि वो उनकी जो कार्य करने की दक्षता है वो आपसे ऊपर है और वो अपने कार्य को आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हैं। यानी कि आप भले ही बहुत बड़ी कंपनियां हैं, प्रोडक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो दक्षता आपकी होनी चाहिए ना वो उतनी ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों सिर्फ इतना भी नहीं है, आपको ये बता दूं कि किसी ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थीं वही सब कुछ उत्पादित किया करती थी, लेकिन आपको पता है कि 1991 से जब से लिबरलाइजेशन आया है तो लगभग सभी क्षेत्र जो हैं तो वो प्राइवेट कंपनियों के लिए खुल चुके हैं। और उसके बाद से क्या हो रहा है दोस्तों कि प्राइवेट कंपनियों का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। ठीक, और उसके अलावा प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता तो उनकी अच्छी है ही। तो दोस्तों उत्पादन और उत्पादकता दोनों में ही अब प्राइवेट कंपनियां जो हैं तो लगातार इन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पीछे छोड़ रही हैं। तो यही कहना था बीरेंद्र सिंह जी का कि अगर सेल इसी तरीके से पुराने तौर तरीके से और सरकारी तौर तरीके जो कि पहले अपनाए जाते थे कि हमारे अलावा तो कोई प्रोड्यूसर ही नहीं है, हमारे अलावा तो कोई उत्पादक ही नहीं है, तो हम नहीं बनाएंगे तो लोग उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, तो हमको क्या पड़ी है कि हम बहुत ज़्यादा बनाएं, हम बहुत दक्षता दिखाएं क्योंकि हम तो एकमात्र निर्माता हैं। तो उनका कहना है कि ये जो एकमात्र निर्माता होने की जो 50 साल पुरानी आपकी मानसिकता है उसमें परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि द हिस्टोरिकली लो सोलर टैरिफ्स एट रीवा, यानी कि रीवा जो है तो वो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो सोलर टैरिफ हैं यानी कि जो सूर्य की विद्युत बनेगी, सूर्य से विद्युत बनेगी, तो उसके जो टैरिफ्स हैं तो ऐतिहासिक रूप से कम हैं। तो आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं तो उन्होंने तकरीबन ₹2.97 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बेचने का, और उसके अलावा अगले 25 सालों तक उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके ₹3.3 प्रति यूनिट तक बेचने का एक फ़ैसला लिया। ठीक, फ़ैसला क्या लिया है कि ये नीलामी थी, उस नीलामी उन्होंने इतनी बोली लगाई है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा रिवर्स बिडिंग की या रिवर्स ऑक्शन के बारे में बता देता हूँ, आपको नहीं पता होगा। तो ऑक्शन या बिडिंग का मतलब होता है नीलामी, ठीक, और रिवर्स ऑक्शन का मतलब होता है उल्टी नीलामी। तो आपने देखा होगा कि नीलामी किस प्रकार की होती है। तो मान लीजिए कि एक घर है, ठीक, वो घर जो है तो नीलाम हो रहा है, तो जाहिर तौर पे उसमें बहुत सारे खरीदार आएंगे और उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाएगा तो वो क्या करेगा, उस घर को खरीद लेगा। ठीक, तो है क्या दोस्तों कि ये किस प्रकार की ये सामान्य नीलामी होती है, इसे बोलते हैं हम फॉरवर्ड ऑक्शन। लेकिन जो दोस्तों रिवर्स ऑक्शन होता है ना, यानी कि जो विपरीत नीलामी या उल्टी नीलामी होती है, ये ऐसी नहीं होती है, क्योंकि पहली जो फॉरवर्ड नीलामी होती है, आगे वाली नीलामी, उसमें क्या होता है कि जो विक्रेता है वो बेचता है और जो खरीदार है वो खरीदता है। रिवर्स ऑक्शन में क्या है कि जो खरीदार है तो वो बेचता है और बेचने वाला खरीदता है। तो थोड़ा समझने में आपको परेशानी हो रही होगी। तो दोस्तों जो रिवर्स ऑक्शन होता है तो उसके बारे में आपको ये बताऊं कि पहले ये होता है कि अगर यहाँ पर इसका उदाहरण लिया जाए सोलर पावर प्लांट का, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने एक और अन्य संस्थान जिसका कि नाम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके साथ मिल करके क्या किया कि एक बहुत बड़ा पावर प्लांट बनाया, सोलर पावर प्लांट। ठीक, तो दरअसल पे ये कितने पावर प्लांट हैं, ये 250 मेगावाट के 3 पावर प्लांट है। ठीक, तो है क्या दोस्तों कि ये जो 3 पावर प्लांट 250 मेगावाट के बनाए इन्होंने, तो अब क्या है कि इस पावर प्लांट को चलाने के लिए उन्हें कुछ
कंपनियों की आवश्यकता है। यानी कि पावर प्लांट तो इन्होंने बना दिए हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, लेकिन वो इसको चलाना नहीं चाहते हैं। यानी कि इनका काम है सिर्फ बनाना, ना कि चलाना। चलाने के लिए इन्होंने कुछ प्राइवेट कंपनियों को बुलाया है। तो यहाँ पर आप कुछ प्राइवेट कंपनियों के नाम पढ़ पा रहे होंगे, जैसे कि एक्मे है, महिंद्रा रिन्यूएबल्स है। तो ये जो कंपनियां हैं, तो ये क्या करती हैं कि इस सोलर पावर प्लांट को चलाती हैं। तो है क्या दोस्तों कि सरकार इनसे ये कहती है कि जो कोई भी हमें न्यूनतम दर पर बिजली बेचेगा तो हम उसको ही ये पावर प्लांट देंगे। यानी कि दोस्तों आपको बता दूं कि जब ये सोलर पावर प्लांट इन प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाया जाएगा तो इसके पूरे मेंटेनेंस का खर्चा इत्यादि, वहाँ पे जितने कर्मचारी करते हैं उसका खर्चा, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इन्हीं को लगानी पड़ेंगी। और उसमें अगर कोई खराबी इत्यादि आती है तो इनको ही बनवाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है कि आगे चल के क्या होगा कि जो अगले 25 सालों तक इनको और भी इस तरीके के मतलब कि 3.3 रुपये की यूनिट के हिसाब से बिजली देनी है। तो उतने लंबे वक्त तक अगर नए प्लांट्स भी लगाने पड़े, पुराने अगर वो काम करने बंद कर देते हैं तो उसका भी जो खर्चा है तो इन्हीं मेंटेनेंस वालों को भी उठाना पड़ेगा, यानी कि प्राइवेट कंपनियों को। तो दोस्तों होता क्या है कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं तो उनके लिए आसान नहीं होता है कि काफ़ी कम कीमत पे वो अपनी बोली लगाएं, क्योंकि अगर वो कम कीमत पे बोली लगाएंगी तो उनका जो प्रॉफिट है तो उतना ही कम होता जाएगा ना। लेकिन दोस्तों यही होता है रिवर्स ऑक्शन, कि जो कम से कम यहाँ पे बोली लगाएगा ना तो सरकार क्या करेगी, उसी को देगी। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि जो सबसे कम बोली लगाएगा तो उसके द्वारा जो बिजली प्रदान की जाएगी तो वो सबसे कम खर्च में जनता को दी जा सकेगी, ठीक। और अगर कोई ज़्यादा बोली लगाता है तो जाहिर तौर पे वो जनता को भी ज़्यादा में बेचेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सरकार ये चाहती है कि न्यूनतम बोली लगे ताकि न्यूनतम दरों पे जनता को वो बिजली उपलब्ध कराई जा सके। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि बिजली को बनाने का और बिजली को वितरित करने का यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने का जो कार्य है वो बिल्कुल अलग होता है। तो जैसे कि आपको बता दूं कि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, कोयले वाले बिजली घर, तो एनटीपीसी जो है तो भारी मात्रा में बिजली बनाती है। लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा कि एनटीपीसी जो है तो बिजली का पारेषण यानी ट्रांसमिशन भी करती है। जो बिजली है ना, तो या तो आपके राज्यों के विद्युत मंडल आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत निगम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत निगम, ये सारे लोग क्या करते हैं कि ये बिजली को उन ग्राहकों तक पहुंचाते हैं जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं। एनटीपीसी का कोई काम नहीं होता है कि वो बिजली को ग्राहकों तक पहुंचाए। और आपका जो दोस्तों बिल आता है तो एनटीपीसी नहीं भेजता, उसको क्या लेना देना। एनटीपीसी का सिर्फ एक काम है कि हमने 4 रुपए में 1 यूनिट बिजली बनाई है तो हम आपको 5 रुपए में बेचेंगे, जिसमें कि 1 रुपये हमारा लाभ होगा। अब आगे बिजली आप 6 रुपये में बेचो कि 7 रुपये में बेचो या 10 रुपये में बेचो, ये आपका काम है। यानी कि जो राज्य विद्युत निगम है ये उनका काम है। या कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे कि दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ तो वहाँ टाटा वाले बिजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पर टाटा वाले ज़रूर कहीं से खरीदते होंगे बिजली, ठीक। और ख़रीदने के बाद क्या करते हैं कि उसमें अपना लाभ जोड़ करके वो उसको हमें बेचते हैं। तो है क्या दोस्तों कि ये जो कंपनियां हैं ना, एक्मे और महिंद्रा रिन्यूएबल्स, तो ये बिजली को क्या करेंगी कि वहाँ पे जो पावर प्लांट लगे हैं तो वहाँ से जो बिजली मिलेगी ना तो इसको सीधे किसकी ग्रिड में, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत निगम के ग्रिड में भेज देंगी। फिर ये जो दर है 2.97 रुपये, तो ये मध्य प्रदेश राज्य विद्युत निगम इनको देगा प्रति यूनिट। और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत निगम इस पर कितना पैसा लेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो 5 रुपये लेगा कि 6 रुपये लेगा कि 8 रुपये लेगा, तो ये तो राज्य विद्युत निगम के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन चूंकि सरकार जो है तो कोई व्यापारी तो है नहीं, अगर वो सस्ते में खरीदेगी तो जाहिर तौर पे सस्ते में बेचेगी भी। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे एक रिवर्स बिडिंग की गई थी। तो आपको ये पूरा मामला शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि रिवर्स बिडिंग क्या होती है। तो है क्या दोस्तों कि ये रिवर्स बिडिंग में आप देख रहे हैं कि कीमतें काफ़ी कम हैं। तो इसकी 2 वजहें बताई गई हैं। तो इसकी जो पहली वजह ये बताई गई है कि जो सोलर पावर प्लांट यानी कि इसके लिए जो पैनल उपयोग किए गए हैं ना, जो सोलर पैनल यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो पैनल लगे हुए हैं, इनको हम चीन से आयात कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि चीन ने भारी तादाद में ये सोलर पैनल बनाए थे। तो आपको पता है कि जब भारी तादाद में कोई चीज़ बनेगी, आपूर्ति ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो दाम गिर जाएंगे। तो इसी वजह से इस समय इनके दाम गिरे हुए थे। तो जब इनको अभी लगाया गया था तो उस वक्त ये तो काफ़ी सस्ते में मिल गए। लेकिन दोस्तों जब आगे चल के इनको बदला जाएगा, इनके स्थान पे जब दूसरे लगाए जाएंगे तो इतने सस्ते नहीं पड़ेंगे। और यहाँ पे तो अगले 25 साल तक के लिए बात की जा रही है। नंबर 1 तो है क्या दोस्तों
कि कई लोगों का ये कहना है कि ये जो सौदा है तो ये महंगा सौदा साबित हो सकता है कंपनियों के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो पैनल्स हैं ये हमेशा के लिए इतने सस्ते नहीं रहने वाले हैं जितने कि ये अभी हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला कारण तो ये था कि इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कम कीमतें रहीं क्योंकि पैनल्स सस्ते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरा जो कारण ये था वो ये था कि सरकार ने भी अपनी तरफ से कई सारी ऐसी सहूलियतें दी हुई थी कि जैसे कि अगर कंपनी बिजली बना लेती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको पर्याप्त ग्रिड नहीं मिल पाती, तो उसके लिए क्या है कि उसको जो उससे घाटा होगा, नुकसान होगा, तो उसका कंपनसेशन यानी हर्जाना भी जो है तो वो सरकार भरेगी। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्रिड, यानी कि अगर ग्रिड उपलब्ध नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो घाटा हो रहा है इन कंपनियों को तो उसको सरकार भरेगी। तो इन कंपनियों ने ये सोचा कि जब घाटा भी सरकार हमारा भरेगी तो हम सस्ते में तो दे ही सकते हैं, तो इस वजह से ये जो दरें थी काफ़ी कम रही हैं। तो दोस्तों मैंने ये खबर आपको इसलिए इतनी लंबी बताई क्योंकि ये पिछले कई दिनों से छप रहा है। ठीक, और मैं चाहता था कि ये किसी दिन अच्छे से एक्सप्लेन होके आए तो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्लेनर, क्योंकि द हिंदू का जो है तो 17 तारीख से पूरा कलेवर, पूरा स्वरूप बदल चुका है और इसका स्वरूप अब काफ़ी अलग तरीके से आ रहा है। पेपर भी महंगा हो गया है पहले से, तो इसमें अब मेरा मानना है कि पहले से तो बेहतर है क्योंकि अब चीज़ें जो हैं तो स्पष्ट तौर पे हमारे सामने लाई जा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगली खबर है लाइव वाले पेज में वो लिखा हुआ है कि वाई अर्थ इनर कोर डजेंट मेल्ट, यानी कि क्या कारण है कि पृथ्वी की जो आंतरिक कोर है तो वो पिघलती नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो पृथ्वी के भीतर कोर हैं वो दो प्रकार की हैं, तो पहली है बाह्य कोर और दूसरी है आंतरिक कोर। ठीक, तो दोस्तों जो आंतरिक कोर होती है तो उसके बारे में आपको बता दूं कि वो ठोस होती है यानी सॉलिड होती है, और उसको जो घेरे हुए रहती है जो कि बाह्य कोर कहलाती है, तो वो किस अवस्था में रहती है? वो पिघली हुई अवस्था में रहती है, यानी कि वो द्रव अवस्था में रहती है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो आंतरिक कोर है उसका तापमान तो तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जो सूरज होता है ना, तो सूरज की जो बाह्यतम परत होती है, सबसे बाहरी वाली परत, तो उसका तापमान तकरीबन 5800 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो पृथ्वी है तो पृथ्वी की जो अंतरतम कोर है तो उसका तापमान तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि उससे ज़्यादा होता है सूरज की बाह्य कोर से। हालांकि जो सूरज का जो आंतरिक कोर होता है तो वहाँ का तापमान तो लाखों डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसकी तो कोई तुलना नहीं की जा सकती पृथ्वी के किसी तापमान से। लेकिन सूर्य के बाहरी कोर का जो तापमान है वो पृथ्वी के आंतरिक कोर के तापमान से थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब इतना ज़्यादा तापमान है तो उसके बावजूद भी ये जो आंतरिक कोर है तो ये पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं है? तो आमतौर पे इसके पीछे ये वजह दी जाती थी कि चूंकि जो पृथ्वी की आंतरिक कोर है तो वहाँ पे जो दबाव है तो हमारे अभी वायुमंडल में हम जहाँ पे रहते हैं ना, जो सतह का इलाका है, पृथ्वी का जो सतह है, तो वहाँ का जो तापमान प्रेशर होता है ना, जिसको कि हम 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं या 1 एटीएम प्रेशर बोलते हैं, उससे 35 लाख गुना ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होता है दोस्तों? पृथ्वी की अंतरतम कोर पे। तो ये कहा जाता था कि जो चूँकि पृथ्वी की अंतरतम कोर है तो वहाँ पे तापमान, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से तापमान ज़्यादा होने की वजह से भी वो जो स्थान है तो वो ठोस है। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी भी स्थान का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देना तो वहाँ का तापमान बढ़े होने पर भी क्या होता है कि वो स्थान द्रव या गैसीय अवस्था में नहीं परिवर्तित होता है, वो पदार्थ द्रव या गैसीय अवस्था में नहीं परिवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि दबाव इतना ज़्यादा है कि जो अणु हैं तो वो एक दूसरे से इतनी दूर नहीं जा पाते हैं कि वो द्रव या गैसीय अवस्था का निर्माण कर सकें। ठीक, तो यहाँ पर ये कहा गया था कि थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है, जिन्होंने 11वीं में थोड़ा सा पढ़ा होगा ठोसों की ज्यामिति या ठोसों की संरचना इत्यादि, तो उनको अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक बात कही है BCC स्ट्रक्चर और HCP स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और क्लोज्ड पैक, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। तो है क्या दोस्तों कि ये कहा जा रहा था कि जो पृथ्वी की आंतरिक कोर होती है ना, तो उसकी जो किनारा होता है, उसकी जो बाह्य सतह होती है, जिसको कि उसकी एज कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की बाह्य कोर और पृथ्वी की आंतरिक कोर जहाँ पर आकर के मिलती है ना, तो उसको एज कहते हैं। तो वो कैसी स्थिति में होती है? वो एक ऐसी स्थिति में होती है कि वो पिघलती भी रहती है और ठोस भी होती रहती है, लेकिन जैसे ही आप उससे और अंदर जाएंगे ना तो वो बिल्कुल ठोस अवस्था में होती है।
तो ये कहा गया कि जो एज होती है तो वहाँ पे तो लगातार एक साइक्लिक प्रोसेस यानी एक चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें कि क्या होता जाता है कि जो कोर का किनारे का इलाका है, आंतरिक कोर के किनारे का इलाका, वो डिफ्यूज़ भी होता रहता है और पिघलता भी रहता है और उसी में बाद में मिलता भी जाता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो पृथ्वी की आंतरिक कोर है तो उसमें तकरीबन 96% तो आयरन है, उसके अतिरिक्त उसमें कुछ प्रतिशत में निकल होता है और फिर उसके अलावा कुछ हल्की धातुएं यानी कि लाइट मेटल्स होते हैं, ठीक। लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, 96% आयरन होता है, तो हम उसी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आमतौर पर जो आयरन होता है ना, तो वो किस स्ट्रक्चर यानी किस संरचना में होता है, BCC संरचना में होता है, ठीक। लेकिन दोस्तों जब आप बहुत ज़्यादा तापमान में आयरन को डालेंगे, ठीक, जबकि तापमान भी बहुत ज़्यादा हो और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो, दाब भी बहुत ज़्यादा हो, तो दोस्तों जो उसकी आंतरिक संरचना है ना, वो परिवर्तित होकर के BCC से HCP में बदल जाती है, ठीक। और आपको ये बता दूं कि कोई भी ठोस पदार्थ अगर उसके अणुओं का जो संरचना है यानी कि अणु एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं या परमाणु एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, वो अगर बदल जाता है तो उस पदार्थ के गुणों में भारी अंतर आ जाता है। यानी कि जो आयरन है तो होगा तो वो Fe ही, यानी कि जो आयरन के अणु हैं तो होंगे तो Fe के ही परमाणु, यानी कि सॉरी मैंने अणु बोल दिया, अणु मतलब मॉलिक्यूल होता है, परमाणु शब्द बोलना चाहिए दरअसल पे। यानी कि जो आयरन के परमाणु हैं तो वो रहेंगे Fe के ही, लेकिन दोस्तों जैसे ही स्ट्रक्चर बदल जाएगा ना तो वैसे सारे के सारे गुण बदल जाएंगे। और यही आपको बता दूं कि जो कोयला है तो वो भी कार्बन यानी C है और जो हीरा है वो भी कार्बन यानी C है, लेकिन दोस्तों जो उन दोनों की क्रिस्टलीय संरचना होती है ना, वो बिल्कुल अलग अलग होती है। और यही वजह होती है कि जो कार्बन है तो अलग अलग क्रिस्टलीय संरचनाओं के कारण बिल्कुल अलग अलग स्वरूपों में पाया जाता है। और वस्तुतः अगर हम इन तीनों को जलाएं, कार्बन के किसी भी रूप को, चाहे ग्रेफाइट लें, चाहे हीरा लें, चाहे कोयला लें, अगर तीनों को जलाएंगे तो अंतिम में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड ही। क्यों? क्योंकि है कार्बन ही। ठीक वैसे ही दोस्तों Fe में होता है कि ये आमतौर पे जो सामान्य ताप है उसमें BCC स्ट्रक्चर में होता है, ठीक। लेकिन दोस्तों जब इसको बहुत ज़्यादा दबाव पे, बहुत ज़्यादा तापमान पे लाया जाता है तो क्या होता है, ये HCP स्ट्रक्चर में बदल जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि जब ये HCP स्ट्रक्चर में बदल जाता है ना, तो HCP स्ट्रक्चर में बदलने के बाद ये है कि ये इतना ज़्यादा स्टेबल यानी कि स्थिर हो जाता है कि इसके जो अणु हैं तो इतना ज़्यादा तापमान होने के बावजूद भी एक दूसरे से इतनी ज़्यादा दूर नहीं भागते हैं कि उनके दूर भागने से वो स्थान द्रवावस्था या गैसीय अवस्था में बदल जाए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कोई भी पदार्थ ठोस इसीलिए होता है क्योंकि उसके अणु या परमाणु जो होते हैं तो वो एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं और किसी न किसी क्रिस्टलीय आबंध में बंधे हुए होते हैं, ठीक। और जो द्रव होते हैं तो उनमें जो परमाणु या अणु होते हैं तो वो एक दूसरे के थोड़े से दूर होते हैं, और जो गैस होते हैं तो उनमें अणु या परमाणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो यही वजह है कि जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं तो वो अणुओं के निकट या दूर होने से संबंधित हैं, ठीक। और उनका निकट या दूर होना दरअसल पे उनके बीच लगने वाले अंतराणविक बल या कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे निर्भर करता है। तो ये थोड़ा सा वैज्ञानिक लेख था। तो मेरा ये कोशिश था कि जो लोग केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं वो भी इसको समझ जाएं, और जो लोग केमिस्ट्री वगैरह को समझते हैं तो मेरे समझाने की कोई बहुत आवश्यकता शायद उनको नहीं रही होगी, वो अपने आप ही इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों क्या है कि 17, 18 और 19 के जो पेपर थे तो वो मैं नहीं डाल पाया था, क्योंकि आपको बता दूं कि कल 19 तारीख को मेरा छत्तीसगढ़ PSC का प्रीलिम्स का पेपर था, तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी था। और उसके अलावा यहाँ पे घर में थोड़ा सा आसान नहीं होता है बनाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घर में लोग होते हैं, तो आप समझते हैं कि बातचीत करने में इत्यादि में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। फिर मेरा एक छोटा सा भतीजा भी है, तो वो आज की वीडियो भी नहीं बनाने दे रहा था। वो तो मैं किसी तरीके से अपना एक कमरा बंद कर करके अंदर से बनाया हूँ, बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आप जानते हैं डिस्टर्ब भी करते रहते हैं। तो है क्या दोस्तों कि कल मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं, और दिल्ली पहुंच जाऊंगा तब फिर ये जो पूरा कार्यक्रम है तो फिर पहले की तरह कंटिन्यू हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो पुराने पेपर्स हैं तो 17, 18, 19 के, तो मैं सोच रहा हूं कि उसका भी समय मिलते ही एक सारांश बना करके आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों मेरा जो पेपर था छत्तीसगढ़ PSC का प्रीलिम्स का, तो ठीक ही ठाक गया है, मतलब कि प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। हालांकि समस्या इसमें ये है कि इसका मेंस का सिलेबस जो है तो UPSC से बिल्कुल अलग है,
और मुझे लगता है कि कहीं ये ऐसा ना करें कि यूपीएससी के ठीक पहले अपना मेंस रख दें, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा समस्या आ जाएगी कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ कि फिर इसके मेंस की तैयारी करूँ, क्योंकि इसके मेंस में मैथ वगैरह का भी पेपर होता है। तो थोड़ा मतलब वो मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि उसमें पूरा 10वीं वगैरह का मैथ आता है और उसको अलग से पढ़ने के लिए, और उसके अलावा यहाँ पे संस्कृत और छत्तीसगढ़ी का भी पेपर होता है लैंग्वेज में, तो वो सब भी पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो देखता हूँ आगे चल के क्या करेंगे। तो मेरा मेन फोकस जो है यूपीएससी ही रहेगा, ये तो बिल्कुल निश्चित हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने यूपीएससी का टारगेट बनाया है तो आप लोग अपना ज़्यादा ध्यान यूपीएससी की तरफ ही केंद्रित कीजिए, क्योंकि वही आपका पहले प्राइम टारगेट होना चाहिए। फिर आगे चल के अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तब फिर आप बाकी जगहों पे जाएं। लेकिन जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो उस पर आपको अपना एक प्राइम फोकस, प्राइम टारगेट बना करके रखना चाहिए, तभी जा कर के वो निकल भी पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो दोस्तों, जिसकी भी जो स्ट्रेटजी हो तो वो अपने हिसाब से बना ले, क्योंकि मेरा तो अपना देखिए एक खुद का अनुभव है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कहता हूँ वो आप सभी फॉलो करें, क्योंकि मैं अपने अनुभव से ये सारी चीज़ें सीखा हूँ, और मेरा मानना है कि आप लोग भी अपने अनुभव से ही धीरे धीरे सारी चीज़ों को खुद से सीखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।